So first of all, there was lecture 1 on cash flow statement. Do you have any doubts on any of up to, I think, 10 to 15 pages I have given you for reading? Yes, beta. Yes, everyone. जो आपको मैंने बुक के 10 to 15 पेज दिए थे रीडिंग करने के लिए, नहीं आ रही साउंड आपको? तो पेज नंबर 5.3 पे ओके, फर्स्ट वन 5.3। यस, बताइए क्या डाउट है इसमें? सर इस पे लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया, फैसिलिटेट कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। फाइव पॉइंट थ्री पे लास्ट पॉइंट है। अच्छा, ऊपर जो लास्ट पॉइंट है बेटा, कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग होता है कि जो आपके पास फंड्स प्रेजेंटली है, ये एक हमारे अकाउंट्स में चैप्टर भी है, बीकॉम सेमेस्टर 6 में आता है ये कैपिटल बस्टिंग। प्रेजेंटली जो मेरे पास फंड्स हैं, अगर मैं उन्हें इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे उनसे कितनी रिटर्न आएगी। हम बस्टिंग मीन्स प्लानिंग, हम अपनी प्रेजेंट कैपिटल का प्लानिंग करते हैं। सो डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हमें पता है कि जो प्रीवियसली पैसा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, उन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमें क्या रिटर्न आ रही है हमें कितने इनफ्लोज आ रहे हैं एज ए डिविडेंड, एज ए इंटरेस्ट, जहां जहां भी एज ए रेंट। क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में तीन ही रिटर्न है बेटा इन्वेस्टमेंट की, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स डिविडेंड्स। तो उन इनफ्लो से हमें एक्सपीरियंस होता है कि हमें कितनी रिटर्न्स आती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। वो है कैपिटल बस्टिंग। तो उसमें कैश फ्लो के पास्ट जो इनफ्लोज हैं वो हमें देखने होते हैं। यस, और नेक्स्ट आउट तो जो भी ये सपने हैं, दृष्टि, चिराग, सार्थक, सुकुमन, दक्ष, सुजल, मेघा, कुमकुम, रीडिंग के लिए मैंने पेजेस दिए थे आपको, उनमें से कोई डाउट है किसी का? No doubt. सब Sir, illustration 4. हाँ जी, क्या डाउट है इसमें? सर इसमें लोन एडवांस फाइनेंस कंपनी के अंडर क्यों नहीं आया? लोन एडवांस्ड क्या पूछ रहे हो आप? सर ये फाइनेंस कंपनी के अंडर भी नहीं आ सकता? नहीं, क्योंकि उनके लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना लोन देना। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को, सॉरी, फाइनेंसिंग कंपनीज कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, जिनका लिंक कैपिटल मार्केट से या मनी के साथ रहता है। पैसा ही उनकी गुड्स है, पैसा आना या पैसा देना, ये उनकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का पार्ट है। तो जो फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं उनके लिए लोन देना, लोन एडवांस्ड मीन्स हमने लोन दिया हुआ है, तो वो लोन देना उनके लिए उनकी बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट है। जैसे बैंक के लिए लोन देना उनकी बिजनेस ऑपरेशन है। तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। ओके सर। और जो नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनके लिए ये लोन एडवांस एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जैसे मैं और आप हो गए, हम में से कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है, तो हम अपना कोई भी बिजनेस करें और वहाँ से पैसा निकाल के कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम किसी को लोन दे रहे हैं, तो वो आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। नेक्स्ट डाउट? ठीक है, चलिए फिर आगे, कोई डाउट नहीं है?
लेक्चर में सर 5.10 पर भी। क्या डाउट है इसमें? सर इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर कैश इनफ्लो में इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड है, एंड फाइनेंसिंग के अंदर कैश आउटफ्लो में डिविडेंड पेड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है। सर ये समझ नहीं आ रहा। दोनों चीजें बेटा। अगर मैं लिखता हूं आपके लिए, देखो आपके सामने शेयर कैपिटल 9% डिवेंचर्स, तो इट मीन्स मैं यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट में किस साइड पर हूँ? इक्विटी इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो अब ये दोनों चीजें मेरे ऊपर लायबिलिटीज हैं, तो डिविडेंड मुझे पे करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, और डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना होगा। ये दोनों ही मेरे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं, क्योंकि मैंने पैसा रेज किया है, फंड्स रेज किए हैं, पब्लिक से पैसा लिया है, और उसके ऊपर मुझे उनको पे करना है। रिटर्न का नाम डिविडेंड या इंटरेस्ट में कोई भी होता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हम क्या लेंगे? डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये दोनों पेड हैं। अब पेड हम कब करेंगे? कब पे करोगे बेटा आप? जब आप लोन लोगे तभी तो पे करोगे ना। जब आप शेयर्स इशू करोगे तो शेयर होल्डर्स को पे करोगे, डिवेंचर होल्डर्स को या बैंक को आप इंटरेस्ट पे करोगे बैंक लोन पे। अब यही चीज अगर मैं एसेट्स में आ जाऊं, नॉन करंट एसेट्स, वहां पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो इन्वेस्टमेंट्स किस में कर सकते हैं हम? इन्हीं दो चीजों में। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स परचेज करती है, म्यूचुअल फंड्स परचेज करती है, और भी कई तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, यहाँ पर पैसा लगाती है कंपनी। तो जहां जहां भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ऑब्वियसली उस कंपनी के लिए तो वो लायबिलिटी बन जाएगा, जैसे हमारे ऊपर लायबिलिटी है। कंपनी टू कंपनी देखें तो सेम बात है ना। अगर एक कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो वो उसके ऊपर लायबिलिटी है, लेकिन अगर वही कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर रही है तो वो उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब यहाँ उल्टा होगा, जैसे ऊपर आपका डिविडेंड पे हुआ था और वो आउटफ्लो था, ऐसे ही यहाँ पर डिविडेंड, अगर पैसा आप शेयर्स में लगाते हो, इंटरेस्ट अगर आप पैसा डिवेंचर्स में या म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो, तो ये हमें रिसीव होगा, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा। और जब ये रिसीव होगा तो ये क्या बन जाएगा? इनफ्लो। इनफ्लो। और वो कौन सी एक्टिविटी के अंदर होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके सर। ये दो एक्टिविटीज है बेटा। तो इसलिए जब हम चैप्टर करेंगे तो आप ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये आपके लिए बहुत छोटी सी बात हो जाएगी जब हम चैप्टर करेंगे। आगे चलते हैं, फिलहाल एक ही लेक्चर हुआ है तो आपके लिए आज ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं ही हैं। दैट्स गुड। गो फर्दर। नेक्स्ट डाउट्स एनीवन? सर हाँ जी, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं? वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट डाउट? चलिए पहले हम आपका ये वाला डाउट ले लेते हैं। पेज नंबर 5.14 पे आइए एवरीवन। पेज 5.14, बुक टीएस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का फुट नोट दिया हुआ है नीचे एक, बिल्कुल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर, देखो कोई भी आइटम होगी पीएल अकाउंट की अगर हम बात करें या बिजनेस के लिए, या तो वो इनकम है या एक्सपेंस है, क्योंकि वो पीएल अकाउंट में आई है और हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स की ही बात कर रहे हैं।
under the operating activities. Those incomes and expenses that arise from events or transactions that are clearly distinct from the ordinary activity of business. मेरा बिजनेस जिस चीज का है, जैसे अगर मेरा कोचिंग सेंटर है, मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, ये बिल्कुल उसके रेसिप्रोकल बिल्कुल अलग एक्टिविटी है। वो क्या क्या हो सकती है, इसमें इन्होंने क्लासीफाई करके एग्जांपल्स दिए हैं। नंबर 1, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी का प्रोफेशन या बिजनेस कोई भी हो, बट कंपनी स्टार्टिंग में जब कंपनी फ्रेम होती है तब कुछ एक्सपेंसेस पे करती है, दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, या शेयर्स इशू करने में पैसा खर्च करती है। अब ये कंपनी के बिजनेस से डिफरेंट हो गया। कुछ एम्प्लॉयज अंडर वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जैसे आपकी एज अगर 60 पे आपको रिटायर होना है, बट आप 42 की एज में रिटायर हो रहे हो, है ना, बिकॉज कुछ लोग जॉब से जल्दी रिटायर हो जाते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग फॉरेन कंट्री शिफ्ट होते हैं, कोई भी रीज़न से, या कुछ मेडिकल पर्पज़ के रीज़न से, हेल्थ इश्यूज़ के कारण आपको जॉब छोड़नी पड़ती है। तो आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंडर, वीआरएस। तो वहाँ पर कंपनी कॉम्पनसेशन पे करती है एम्प्लॉयज़ को, बिकॉज जो आपने 60 की एज के बाद पे करना है वो आपको भी पे करना पड़ेगा, जितना अभी तक बन गया उनका प्रोविडेंट फंड या कुछ भी और पैसा। तो ये कंपनी के लिए ऑपरेटिंग हो सकते हैं, बिकॉज ये कंपनी को चलाने के लिए या कंपनी के अंदर ड्यूरिंग ऑपरेशंस हमने ये एक्सपेंसेस किए हैं, लेकिन है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ऑपरेटिंग कंपनी चलाने के लिए किए हैं लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। इन्वेस्टिंग में क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट डैमेजेस ऑफ फिक्स एसेट से बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। अब जितनी भी हमारी फिक्स एसेट का लॉस होता है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस, कौन कौन से होते हैं एबनॉर्मल रीजंस? Fire, earthquake, natural calamity. यस, by fire or theft. यस, इस रीजन से, नेचुरल कैलेमिटीज के रीजन से कभी भी आपको लॉस होता है तो गवर्नमेंट वहां पे करती है। अब आपने या तो इंश्योरेंस करवाया हुआ है, फिर तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा। किसी केस में जैसे टेररिस्ट अटैक हो गया, ब्लास्ट हुआ, अर्थक्वेक के कारण, किसी भी रीजन से अगर लॉस होता है तो वो लॉस गवर्नमेंट पे करेगी या इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, दैट इज कॉल्ड क्लेम रिसीव्ड। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेमेंट फॉर पे बायबैक ऑफ शेयर्स, ये जस्ट एक एक एग्जांपल्स है, वो सारी एग्जांपल्स बेटा इसमें आ जाएंगी। जैसे अब लॉस बाय फायर है, गुड्स का लॉस हो गया, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपको बहुत रेयरेस्ट मिलेंगी आपके क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि ये रेयरेस्ट ही हैं। कभी कभी ऐसे कुछ होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस से बिल्कुल अलग है, चाहे बिजनेस में ही हो रही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है या फाइनेंसिंग से, जैसे हम बायबैक ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स का पैसा वापस कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम हमेशा नहीं करते, कभी कभार करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मीनिंग है ना, जो नॉर्मल नहीं होता, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, ठीक है, जो स्पेशल भी नहीं होता, उससे भी अलग होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो उन आइटम से जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है, हमें उसकी भी बात करनी है चैप्टर में, ये मीनिंग है। चले फिर आगे बेटा, लेक्चर 2 में। ये लेक्चर 1 के डाउट्स थे एवरीवन, तो लेक्चर 2 में एंटर करते हैं। एक पीडीएफ मैंने अभी आपके लिए यहाँ पे ओपन की है। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। कैश फ्लोज इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मीनिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था। फिर अभी ये जो टिपिकल थ्योरी है वो हम थ्योरी क्लासेस लगाएंगे, उसमें सब कर लेंगे। 1 वीक की थ्योरी क्लासेस भी हम ऑर्गेनाइज कर लें अगर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, 3 तरह की एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये आपसे डिस्कशन हो गया था। और अगर हम इसको, अच्छा ये आपने अभी आज जैसे डाउट्स लिए हैं,
जो मैंने आपको पेजेस रीड करने के लिए कहा था आपकी बुक में से, तो ये यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या है हमारे बिजनेस की जिनसे इनफ्लो होता है, कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ जिनमें आउटफ्लो होता है, राइट। ऐसे ही सेम ये आपके साथ शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप पढ़ लेना बाद में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो, बट आप वही चीज़ आज रीड करके आए हो बुक में से। और जिन आइटम से कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं नॉन कैश, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। इनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेते नहीं है। मैंने एग्जांपल दी थी आपको, हम वेंडर केस में शेयर्स इशू करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए बोनस शेयर्स इशू करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को रिजर्व्स में से, हम डिवेंचर्स को कन्वर्ट करते हैं इक्विटी शेयर्स में, प्रमोटर्स को शेयर देते हैं। ये सब वो एक्टिविटीज है जिनमें कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता। बाकी आपके बुक में जैसे पॉइंट्स गिवन है वैसे यहाँ पे गिवन है, तो आप चाहे यहाँ से रीड कर लेना, यहाँ से इन वन को हो जाएगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, ये हम बाद में पीडीएफ में से करेंगे। अब उसके बाद 3 एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। वही जो ऊपर टेबल में शो किया गया वही दोबारा फिर लिख दिया यहाँ पर, तो नोट इम्पॉर्टेंट। ये आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रीड करो बेटा अभी। जैसे भी मेघा का डाउट था, आप इसको भी रीड कर सकते हो एक बार डाउट्स के लिए। ये लेक्चर 1 से रिलेटेड है सब पॉइंट्स। हाँ जी, ओके, चलें आगे। बाकी आप रीड कर लेना, शेयर कर देंगे पीडीएफ। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, नॉर्मल कैश में क्या आता है बेटा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश 2 तरह का होता है ना आपका, लेकिन कैश इक्विवेलेंट्स में अगर हम ब्रॉड मीनिंग देखें इसका, जैसे मनी की डेफिनेशन थी ना, मनी सप्लाई की कंपोनेंट्स थे, उसी में अगर हम जाके डिटेल में देखें तो हमें ये सब मिलेगा। तो कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दो तो कैश की फॉर्म होगी। जैसे मेरे पास पैसा या तो घर में कैश में पड़ा है या मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, हम सबके साथ यही है ना। कैश की 2 फॉर्म्स है हमारे पास। बट इक्वलेंट्स जो कैश के इक्वल है वो क्या क्या हो सकता है, जैसे एक चेक मेरे अभी हैंड में है, चेक्स इन हैंड, मैंने अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, ऐसे ड्राफ्ट्स मेरे पास पड़े हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म, लेकिन जो 3 मंथ्स के अंदर अंदर पैसा रिकवर हो जाएगा। ऐसे ही शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में, हम शॉर्ट टर्म एफडीज बना देते हैं जिनका पैसा हमें विद इन 3 मंथ्स मिल जाता है। ये देखिए, ये 3 मंथ्स का डेफिनेशन यहाँ पे फिक्स है। और कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था
कि अगर आपसे वाइवा में पूछते हैं कि कैश इक्विवेलेंट्स में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, डिपॉजिट्स आते हैं, तो आपको ये बताना है दोज विच आर हाईली लिक्विड या हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स, कुछ भी कह लीजिए, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, नॉट मोर देन 3 months। अगर आपकी एक एफडी ऐसी बनाते हो जो आप, जैसे होता है 90 डेज की एफडी बना दी आपने, बैंक हमें 90 डेज की एफडी का ऑफर देता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है हमारा। आप एक ऐसी कंपनी के डिबेंचर्स मार्केट से परचेज करते हो सेकंड हैंड, जो अभी 2 to 3 months में रिडीम होने वाले हैं और उनका पैसा कैश में मिलेगा हमें, वो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। ऐसी कोई भी हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स या किसी भी कंपनी के शेयर्स जो रेडिबली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, जो बिल्कुल इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, रेडिली मींस तैयार है वो चीज़, आपको टाइम नहीं लगेगा, 3 months का टाइम फिर भी दिया गया है। तो ये जितनी ऊपर एग्जांपल्स है बेटा, ये तो हमारी बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स का एग्जांपल्स है। कमर्शियल पेपर्स, ये सब गवर्नमेंट के नेम्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के नेम्स हैं, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, कॉल मनी, ये वो पैसा है जो हम ऑन कॉल मंगवा सकते हैं अपने शेयर होल्डर से। कमर्शियल बिल्स, ये कुछ नेम्स हैं। इन शॉर्ट हम ये कह देते हैं, दो ही चीज़ें हैं इसमें, चेक्स या ड्राफ्ट इन हैंड, क्योंकि वो भी जैसे हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे हमारी बैंक मनी बन जाएंगे। सेकंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या ऐसी सिक्योरिटी जो विद इन 3 months रिडीम हो सकती है कैश में। ठीक है, ये सब बातें तो आपको समझ आई जाएंगी जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, दिस वन, ये तो जब हम चैप्टर करेंगे क्लियर हो जाएंगे आपको। तो आज का लेक्चर 2 बेटा यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखिए एवरीवन, अब स्टार्ट करो नोट डाउन करना। एवरीवन विल राइट, स्टूडेंट्स लिखेंगे आप इसको कॉपी पे, चैप्टर का नेम लिखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेक्चर 2, आज की डेट Jan 15, और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2 में। अभी लेक्चर 1 में हमारी इंट्रो चल रही थी और अभी भी ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स के लेक्चर में हमने लेक्चर 1 को ही रिपीट किया है आपके डाउट्स के साथ या कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब लेक्चर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। सो हाउ टू कैलकुलेट कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आपका बेटा पहला हेडिंग है। आपका 80% चैप्टर यही है। अगर हमें ये समझ आ गया, इसको समझने में हमें 4 से 5 लेक्चर्स लग जाएंगे। समझो कि अगर आपने ये समझ लिया तो चैप्टर आपका हुआ। उसके बाद इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में कुछ भी रखा नहीं है, 1 day में हो जाएगा, लास्ट क्लास में बताया था आपको। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर अगर आपको आंसर निकालना है, मेरी वॉइस क्लियर है सबको, ऑडियो बिल्कुल? यस सर। अब अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर हमें कुछ स्टेप्स चलने होते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 4 स्टेप्स से हमारा आंसर आता है। तो यहाँ तक पहुँचने में हमें 4 to 5 लेक्चर्स लग जाएंगे। तो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आप 2 पेज ले लो आमने सामने, लेफ्ट एंड राइट, और इन 2 पेजेस पे हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को कॉपी करेंगे, लेकिन समझते हुए। मैं आपके साथ एडजस्टमेंट्स के साथ में आऊँगा और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाऊंगा आपको। इस 2 पेज पे प्रोफोमा बनेगा, फिर 3rd पेज पे जो मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा वो आती रहेंगी। हर एक पॉइंट के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन है। गॉट इट? क्या करना है भी सबको क्लियर है? यस सर। तो आप पहले स्टार्ट करो, कॉपी के फर्स्ट पेज पे लेफ्ट साइड पर ये लिखो, हाउ टू कैलकुलेट कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
जिसमें पहला हेडिंग है वर्किंग नोट 1 बोल सकते हो इसको आप। यहाँ वर्किंग नोट्स बनेंगे। स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं है। वर्किंग नोट 1 जिसका हेडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है जो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। लिख लिया सबने ये लाइन? लिख लिया सबने? यस। अब हम इस बात को समझते हैं, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ये फॉर्मेट हमें बहुत टाइम लगेगा कवर करने में, तो एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन। और बेटा एक बात कहना चाहूँगा आपको पहले, ये चैप्टर एक स्टोरी है। उस स्टोरी को सुनाने में मुझे टाइम लगेगा। जैसे अभी आपका ADAS चैप्टर चल रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो भी मैं आपको जस्ट लाइक ए स्टोरी समझा रहा हूँ। उस स्टोरी को समझाने में एक लेक्चर चाहिए बस हमें। तो अब इस स्टोरी को समझाने में मुझे 6 से 7 घंटे मिनिमम चाहिए। आप उसको चाहे रेगुलर में डिवाइड कर लो, ऑल्टरनेट में कर लो, या एक ही दिन में पढ़ लो 7 घंटे। एक स्टोरी है, तो वो स्टोरी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको भी उसे समझना है फुल इंटरेस्ट के साथ। स्टोरी के एंड पर आपको ये फुल चैप्टर आता होगा। ट्रेडिशनली अगर मैं आपको एक बार के लिए +1 में लेके जाऊं, या +1 +2 और दोनों की बात करें हम, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स की बात करें, तो आपने ट्रेडिंग एंड PL कौन बनाया हुआ है सबने? अब हम बिल्कुल जीरो लेवल से बात करें स्टार्ट, सबको समझ आएगा। जब हम ट्रेडिंग को बनाते हैं तो यहां पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट शिफ्ट हो जाता है +1 में। ये चैप्टर अभी चल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। और फिर हम यहाँ पर जितने भी हमारे बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो शो करते हैं। इफ आई आस्क यू, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? बताइए। नहीं पता? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दो तरह के होते हैं बेटा। इन दोनों को माइनस करने के बाद मैं फिर यहां दिखाता हूं बिजनेस का टैक्स। या नॉन ऑपरेटिंग के अंदर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आ जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं ना, पता ना आपको? अभी हमने बात की थी आपसे, ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये इसी के अंदर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसी के अंदर है। ये सब हो गया ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सब तरह के एक्सपेंसेस मैंने माइनस कर दिए। और राइट हैंड साइड पर क्या करूंगा मैं, याद है सबको? जितनी बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो इट मीन्स आपने +1 में फाइनल काउंट्स प्रॉपरली नहीं किया। बाय इनडायरेक्ट इनकम, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं वो सब यहाँ आ जाएंगी, जिसके अंदर क्या कह सकते हैं हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आ गई। बिकॉज
अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ गवर्नमेंट से या इंश्योरेंस कंपनी से तो वो इनकम बन गया। अगर लॉस बाय फायर हुआ तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस बन गया। तो जहाँ लॉस बाय फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक या किसी भी रीजन से होगा वहाँ क्लेम मिलने का भी एक चांस है। तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम बन गई या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस बन गया। ये सब होने के बाद फिर नेक्स्ट लेवल क्या होता है बताओ? पीएल में सब हो गया, तो नेक्स्ट लेवल क्या होता है? हम क्या करते हैं उसके बाद? नेट प्रॉफिट। यस, गुड। हम उसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और समझो कि नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया हमारा। मैनेजर को कमीशन भी दे दिया उसके ऊपर। अब ये नेट प्रॉफिट शिफ्ट होता है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन यहाँ पर, और यहाँ से शुरू हो जाता है बेटा इस प्रॉफिट को बांटने का प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस। गॉट इट ना? हमने इस प्रॉफिट को किस किस को दिया होगा? लगाओ आइडिया। अब देखो, हम बिल्कुल स्टोरी टाइप में बात कर रहे हैं। मैं आपको कोई हाई फाई लैंग्वेज में नहीं समझा रहा, बुकिश लैंग्वेज का कोई ज्ञान नहीं बांट रहा, ना हम कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं बुक में से। बहुत सिंपल बातें कर रहे हैं, सबको समझ आना चाहिए। ये आपका बैकअप होगा आगे हर एक बात का जो मैं आज समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या क्या होता है, पैसा किस किस को हम डिवाइड करते हैं, बिकॉज पीएल एप्रोप्रिएशन कौन बनता है ना, प्लस वन के बाद प्लस टू में आके हमने देखा नया चीज। प्लस वन में क्या किया था आपने? प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, और क्या बनाया था? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि वहां हम सिर्फ सोल ट्रेड की बात करते थे, जहां प्रॉफिट को बांटना नहीं होता, बस प्रॉफिट उठाओ, एक सिंगल ओनर है उसकी कैपिटल में प्लस कर दो। बट यहाँ तो पार्टनरशिप या कंपनीज में प्रॉफिट बांटने की बात होती है। तो एप्रोप्रिएशन में मैं क्या क्या लेता हूँ? सबसे पहले मुझे इस पैसे पे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। टैक्स भी एक एप्रोप्रिएशन का पार्ट हो गया। टैक्स पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स बनती है, या तो हम टैक्स पे कर रहे हैं डायरेक्टली, या हम टैक्स की एक प्रोविजन बना रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट अभी नहीं पता कितना टैक्स बनता है, तो प्रोविजन बना लो, एक ही बात है। उसके बाद क्या होता है, इस पैसे में से जब हम टैक्स पे कर देते हैं ये बन जाता है वाइट मनी। आफ्टर टैक्स इस इनकम को आप किसी को भी दे सकते हो। तो बताओ बेटा, कंपनी इसके बाद क्या करती होगी? किस किसे देती होगी ये पैसे को? पार्टनर्स। 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 लेकिन चलो अभी हम कंपनी की बात कर रहे हैं, अभी हम कंपनीज एक्ट के अंदर हैं। तो कंपनी क्या करेगी अब? जो पार्टनर्स को सैलरी देगी, कमीशन। बेटा पार्टनर्स की बात नहीं हो रही है, मैं बोल रहा हूँ कंपनीज एक्ट के अंडर है अभी हम, पार्टनर्स की बात नहीं हो रही अभी। तो कंपनीज एक्ट में कंपनी, वैसे वो चीज़ यहाँ हो जाती है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देगी, वैसे वो पहले हो चुका है, यू यू कैन से कि इंटरेस्ट तो यहाँ आ चुका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के साथ। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर। बट एक बार समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हम डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देंगे क्योंकि उन्होंने कंपनी को चलाने में हेल्प की हमारी। गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, और पैसा किसको देंगे? शेयर होल्डर्स। यस, हम अपने आप को देंगे, कंपनी खुद को देगी रिजर्व्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या किसी भी टाइप का रिजर्व बनेगा कंपनी का, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। फिर कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी डिविडेंड, टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। और कंपनी किसको देगी डिविडेंड? इक्विटी शेयर होल्डर्स। और ये डिविडेंड दो तरह का होता है बेटा। कौन से तरह का? इंटरिम डिविडेंड। और दूसरा? प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड।
interim dividend and proposed dividend. Anyone who knows about that? interim dividend क्या होता है? बताइए। इंटरिम या प्रपोज्ड क्या होता है ये? इंटरिम डिविडेंड ऑलवेज एडवांस में दिया जाता है। हम ड्यूरिंग द ईयर एक डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पहले ही दे देते हैं इन एडवांस। इंटरिम का मीनिंग होता है एडवांस। तो कोई बात नहीं, वो डिविडेंड तो है ही है ना एक तरह से। जैसे सपोज आपका टोटल एक साल का डिविडेंड बनता है 10 लाख, कंपनी ने 2 लाख रुपए आपको पहले दे दिया, ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, क्योंकि कंपनी को रियलाइज हो गया था कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या इतना हो गया है प्रॉफिट, तो कंपनी ने एक पार्ट डिविडेंड का पहले दे दिया और उसके बाद फाइनल डिविडेंड और डिक्लेयर किया। प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर होता है पहले और ये डायरेक्टली पे होता है। समझ आएगी बात सबको? यस सर। Yes, sir. डायरेक्टली पे और ये डिक्लेयर होता है पहले, मींस एक प्रोविजन बनती है पहले। तो हम ये दो तरह के डिविडेंड जो ड्यूरिंग द ईयर दिए गए होंगे, इंटरिम डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड जो हमने दिया होगा, वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। चलिए वही माइनस कर दिया, बट इसके ऊपर डिस्कशन अभी और आएगी बाद में। अब एक और हम मोटा मोटा सा दिमाग में रख रहे हैं चीज़ों को। मैं कोई पीएल अकाउंट को प्रॉपर नहीं बना रहा, मैं एक मोटी सी बात आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि हम अपने प्रॉफिट में से क्या क्या करते हैं। ये सब हो गया मन। अब क्या होगा? अब फाइनली क्या बचेगा यहाँ पर? फाइनली क्या बचेगा? Surplus. सरप्लस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे लास्ट पार्ट होता है, बिल्कुल एंड में जो बच जाता है, उसे बोलते हैं सरप्लस। क्लियर है सबको एवरीवन? नेट प्रॉफिट बिजनेस के पास आया, बिजनेस उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स दिया, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया, रिजर्व्स में ट्रांसफर किया, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, जिसमें से डिवेंचर इंटरेस्ट ऑलरेडी ऊपर आ चुका होता है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पहले आ चुकी हैं, और एंड में आकर सबसे लास्ट में पैसा किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, एज ए इंटरिम, एज ए प्रपोज्ड। और फाइनली जो कंपनी के पास बैलेंस आता है, कंपनी उस बैलेंस को सरप्लस अकाउंट में शो कर देती है। क्या ये सब बातें क्लियर होगी सबको? Yes, sir. यस सर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। सर इसका ऊपर वाला पार्ट भी दिखाना है सर। लैपटॉप से भी डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये बात हमारा बैकअप है, मतलब हमें डायरेक्टली इस चैप्टर में इसे नहीं बनाना, ना ही दिखाना है हमें, बट ये आपकी एक नॉलेज का पार्ट होगा। जब आपको ये पता होगा तो आगे का जो क्वेश्चन मार्क है वो इजी हो जाएगा हमारे लिए, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए क्रैमिंग का पार्ट होता है, जिसे ये नहीं पता और कैश फ्लो बना रहा है, वो सिर्फ क्रैमिंग से बना रहा है। बहुत से रट्टेबाज होते हैं बेटा, बच्चे क्रैम कर लेते हैं, इंटेलिजेंट तो होते हैं, वो दिमाग के अच्छे होते हैं, याद कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। अगर मार्क्स लेने के लिए ही वो यूज़ हो सकती है सर, इफ एम बट वहाँ पे नहीं आ सकता ना फिर। तो अब यहाँ क्या है कि आपको पता होगा प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस हुआ है। जो जो माइनस हुआ है
हमें उसी की तो बात करनी है, उसी को तो वापस प्लस करना है। तो ये प्रोफॉर्मा सबको क्लियर है, ट्रेडिंग काउंट, पीएल काउंट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन काउंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे फॉर्मेट का जो पहला पॉइंट है बेटा वो क्या है, वो यही से इसी से जुड़ा हुआ है। हमारी बैलेंस शीट के अंदर आपको सबको पता है कि जब हम बैलेंस शीट में जाएंगे, ये हमारा अब फर्स्ट पॉइंट है आपके साथ डिस्कस करने वाला। कॉपी करने की नीड नहीं है, बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपकी बैलेंस शीट में 2020 2021 ये 2 ईयर्स होंगे, या चलो उल्टा लिख देते हैं 2021 और 2020। और अभी मैं इसको वर्टिकल फॉर्म में नहीं बना रहा समझाने के लिए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बन रही है बैलेंस शीट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है चैप्टर का पर्टिकुलर। अब हम चैप्टर के अंदर एंटर कर रहे हैं, उस प्रोफॉर्मा में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर एक हेडिंग है, बाकी की बैलेंस शीट को भूल जाना है, ठीक है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है ना हेडिंग हमारे पास एक। यस। अब इसमें रिजर्व्स की बात नहीं कर रहा मैं, उसको भूल जाओ। जैसे CR, CRR, SPR, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ सीधा सरप्लस की। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग के अंडर एक सरप्लस होता है जो डायरेक्टली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है, जो आपने ऊपर भी निकाला है बैलेंस, ठीक है। अब ये सरप्लस का जो बैलेंस है, इसकी नेचर डेबिट भी हो सकती है और क्रेडिट भी। ये तुम करते आ रहे हो पार्टनरशिप से कि सर पीएल का डेबिट बैलेंस दिया है, करते थे ना हम पार्टनरशिप में कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें एसेट साइड पे गिवन है। अब कंपनी अकाउंट्स को पूरा निपटा के आप सबने डिसीजन ठीक लिया है कि कैश फ्लो ही होना चाहिए पहले। तो मेरा भी डिसीजन यही था आपके साथ पहले भी कि कैश फ्लो को ख़त्म करो। वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 दिमाग से एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 खत्म हो गया हमारा। हम इस वॉल्यूम 2 और 3 को करके ख़त्म करके वॉल्यूम 1 में जाएंगे, चाहे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लें एक बार, अगर तब तक सीन क्लियर हो गया। नहीं तो MCQ तो कर ही सकते हैं हम, थ्योरी कर सकते हैं पहले से हम। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, न्यूमेरिकल्स, MCQs, थ्योरी, इनमें से तो पेपर आना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी टाइप का आ जाए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ जाए, CBE बोलते हैं उसको, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, उस चीज़ को भी CBSE लेके आ रहा है। आपके लिए होगा या नेक्स्ट सेशन से होगा वो भी क्लियर नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको बोलते हैं सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो उसे बोलते हैं सरप्लस का क्रेडिट बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस। तो अगर सरप्लस आपको लायबिलिटी साइड मिलता है तो वो एक प्रॉफिट का साइन है, प्रॉफिट का बैलेंस है। अगर वही सरप्लस आपको एसेट साइड पे मिलता है, अब आपको पता है एसेट साइड पे मिलेगा नहीं, वो आपको एज ए नेगेटिव फॉर्म मिलेगा, वो आपको एज ए लॉस मिलेगा। जो एसेट साइड पे नहीं होता लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस करके दिखाया होता है, जिसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। अब सपोज मैं आपसे एक सिंपल डिस्कशन कर रहा हूं कि सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज था ईयर के स्टार्टिंग में। अब आपको पता है 2020 का मतलब क्या है, 31 मार्च 2020, जो इस ईयर का बिगनिंग है 1 अप्रैल 2020 है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, जस्ट एक फ्रैक्शन का डिफरेंस होता है, मिडनाइट 12 PM या 00.01 AM, जस्ट 1 सेकंड का डिफरेंस, और वहां से एक नया साल शुरू हो जाता है। तो 31 मार्च 2020 का बैलेंस
1 अप्रैल 2020 में शिफ्ट हो गया। तो अगर वो 1 लाख था बेटा और इस ईयर के एंड पे आते आते वो 1,80,000 हो गया, तो बता सकते हो हमें इस साल कितना प्रॉफिट हुआ? 80,000. 80,000। तो इस साल नेट प्रॉफिट हुआ है हमें या इस साल नेट लॉस है? नेट लॉस मीन्स फाइनल वाला जो यहाँ पर हमने लिखना था। तो बेटा मुझे ये क्लियर हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में सब कुछ बांटने के बाद कंपनी ने अपने रिजर्व्स भी बना लिए, शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट, सबको सबको उनका शेयर दे दिया बेटा। सबको बांटने के बाद भी कंपनी के पास 80,000 बचा, जो कंपनी ने सरप्लस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तभी तो बेटा आपको दिख रहा है ना, 1 लाख में जब 80,000 प्लस हुए तभी तो वो 180 बनेंगे। लेकिन आपको आपको मैंने कल भी बताया था, हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसलिए हम यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में चलने वाले हैं। अभी आपको पता नहीं कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, 3 से 4 लेक्चर्स के बाद समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो कहाँ पहुँचूंगा। बट आपके माइंड में एटलीस्ट ये सीक्वेंस सेट हो चुका होगा कि अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ तो जब मैं ऊपर चलूँगा तो ये सब चीज़ें प्लस होती जाएंगी, प्लस होने के बाद हम यहाँ पहुँच जाएंगे। समझ आ रही है बात ना? अगर सपोज 80,000 का प्रॉफिट बचा, डिविडेंड देने के बाद 20,000 डिविडेंड देने के बाद 30,000 का प्रपोज डिविडेंड देने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 25,000 का डिविडेंड देने के बाद जनरल रिजर्व में 10,000 ट्रांसफर करने के बाद, अब डिवेंचर होल्डर क्योंकि वो ऊपर होते हैं इसलिए मैं अभी उसकी बात नहीं करूँगा, समझो ये यहाँ नहीं है, और गवर्नमेंट को 40,000 का टैक्स देने के बाद, तो कोई बता सकता है कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ कितना था एक्चुअली? तो आप पहुंच गए ना आंसर पे। अब आपके लिए इमेजिन करना इजी हो गया बेटा। एक चीज याद रखना कि जो चीज आप इमेजिन कर सकते हो, दिमाग में सोच सकते हो, जिसकी दिमाग में पिक्चर बनती है, वो चीज आपके लिए मेमोरेबल है, वही चीज लाइफ में याद रहती है। आज तक की जितनी लाइफ है, आपकी एज इस टाइम हो सकता है 16 to 17 ईयर्स हो, है ना, इसके आसपास होगी। तो इस 16 साल में आपको क्या क्या याद है बेटा? सिर्फ वही याद है जो पिक्चर फॉर्म में है। कभी भी दिमाग लगा के देखना, आइज बंद करो, आपको क्या क्या याद है, किन किन के नेम्स याद हैं। पहले फेस याद आएगा फिर नेम याद आएगा कभी भी। उसके बाद आपके जितने बर्थडेज, मैरिज फंक्शंस, जितने भी सब कुछ आपने लाइफ में फील किया है, देखा है, उसकी एक इमेजिनेशन में पिक्चर बनती है, एक रियल पिक्चर बनती है, या तो उसकी या हम उसको सोच सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो याद होती है ना, वो तब याद होती है जब इमेजिनेशन में हम उसकी पिक्चर देख सकते हैं। तो ये जो परफॉर्म आपके सामने है, ये आपके माइंड में एक प्रिंट हो जाएगा कि ये जो 80,000 रुपीज़ हमारे पास आया है, ये इन सबको माइनस करके आया है। ऑब्वियसली जब हमने ऊपर से नीचे आए थे तो माइनस करके आए थे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड दैट सेम इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। समझ आ गई बात इन सबको? Yes, sir. बीच में बिल्कुल भी किसी ने क्लास में से लीव नहीं करना, बात बीच में रह जाएगी। तो ये सब अगर मैं प्लस कर दूं, किसने कर लिया अभी तक प्लस? कितना आंसर आएगा यहाँ पे? 2,05,000। तो बेटा ये आपका स्टेप नंबर 1 है। मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बता दिया, करके दिखा दिया कि क्या हुआ था। 80,000 का जो प्रॉफिट आया था वो कैसे आया था, ये सब माइनस करके आया था। अगर मैं सब ऐड कर दूं फिर से तो मैं 2,05,000 पे पहुंचूंगा। अब बोलो सर क्यों प्लस करना है? प्लस करना ही क्यों है, वो अभी थोड़ा सा सस्पेंस रखा हुआ है, मैंने आपसे बताऊंगा अभी मैं। अभी तो हम यहाँ भी पहुंचेंगे, 2,05,000 फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर 2,05,000 में ये सब चीज़ें जो पहले माइनस हुई हैं वो हम प्लस करते जाएंगे, और जो चीज़ें पहले प्लस हुई थी वो क्या करते जाएंगे? Minus. तो कहीं ना कहीं इन बिटवीन हमें पहुंचना है। हमें जीपी नहीं चाहिए,
हमें हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कहीं ना कहीं आप अवेयर हो, गुडविल के टाइम भी निकाला था हमने कई चीज़ों को प्लस माइनस करके। हम अपने बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना चाहते हैं। ये अभी मैंने सस्पेंस रखा हुआ है कि अपने हमने पहुंचना कहाँ पे, क्योंकि क्या करना है पहले जान के, जब पहुंचेंगे जान लेंगे, है ना। अभी तो जर्नी पे निकले हम आज, हमारा एक तरह से लेक्चर 1 है अभी तो। आज इंट्रो लेक्चर तो लेक्चर 1 होता है, लेकिन उसको इग्नोर कर दो। आज का लेक्चर जो है वो न्यूमेरिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम कहाँ पहुंचेंगे अभी उस बात की टेंशन मत लो, आप मेरे साथ चलते जाओ, कहीं ना कहीं तो हम पहुंचेंगे, वो डेस्टिनेशन आपकी होगी। तो अब 80,000 जो हमारा डिफरेंस है वो यहाँ से शो हो रहा है। वापस वहीं आ जाते हैं। 1 लाख और 180 का जो डिफरेंस है वो 80,000 है। ये हमें इस साल प्रॉफिट हुआ है। अब ये तो एक नॉर्मल सीन हो गया। यहाँ मैं आपको 4 से 5 सीन और बना के दिखाता हूँ। फिर आप मुझे बताना कि हमारा इस साल का नेट प्रॉफिट या लॉस कितना है, जिसका एक सिंपल फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है एवरीवन? स्टूडेंट्स बोलो, क्या फॉर्मूला है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यस, ऑलवेज यही रहता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस ले लो और उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दो। आपके सामने आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो नेट प्रॉफिट है, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो वो क्या है? नेट लॉस है। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. अब देखिए क्या होगा। अब मैं आपके लिए कुछ चेंज करता हूँ। इसका मतलब ईयर के स्टार्टिंग में, यहाँ 20 लिखना था मैंने। इसका मतलब बेटा यहाँ फोकस करना सब लोग। ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास 90,000 रुपीज का बैलेंस था, लॉस का बैलेंस था। ये देखो कितना चेंज हो गया अब। मींस जब मैंने ये ईयर स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2020 को, जो कि लास्ट ईयर 31 मार्च 2020 का बैलेंस था, उस दिन मेरे पास लॉस था 90,000 का। और ईयर के एंड पर आते आते वो किस में कन्वर्ट हो गया? Surplus. सरप्लस में। वैसे तो लॉजिकली सोचोगे तो हमें समझ आ गया कि मुझे देखो, मुझे समझ आ गया कि मुझे 2,70,000 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि मैं लॉस में से निकल के प्लस में जा रहा हूँ। तो कितने ऐड हो रहे हैं? 270 मिनिमम, क्योंकि अगर वो ऐड नहीं होंगे तो मेरा लॉस नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। पर फिर भी एज ए फॉर्मूला अगर लगाएं कि सर मेरा इतना दिमाग नहीं है, मैं इतना नहीं सोचता, सीधा फॉर्मूला बता दो बस। वो फॉर्मूला बेटा आपके सामने है। फिर अगर क्रिएटिव नहीं होना तो बस फिर सिंपल लिखो और आंसर निकाल लो। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,80,000. वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। Positive. क्योंकि वो हमें क्रेडिट साइड दिया है, लायबिलिटी साइड दिया है, प्रॉफिट है वो। माइनस 90,000 का बैलेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है? Negative. नेगेटिव। या आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो 90,000 के लिए। तो -90 में जब हम मीन्स 180 माइनस माइनस 90 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस Plus. प्लस हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 270। 270। बट आई थिंक इतनी सी बात है बेटा ये, कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहे हो, तो इट मीन्स आपका एडिशन बन रहा है ज़्यादा। मैं इस बात को ऐसे भी समझता हूँ, मेरे इस टाइम माइंड में ये चल रहा है कि जैसे जीरो के लेफ्ट साइड पर क्या होता है? नेगेटिव है। Minus. और प्लस साइड पे क्या होता है? पॉजिटिव। सॉरी, राइट साइड पे पॉजिटिव होता है। अब किसी एक्सपर्ट को पूछ के बताओ ये डिफरेंस कितना है? बताओ 7 का। कैसे पता चला आपको? 4 माइनस -3। दूसरा तरीका क्या है आपके पास? पॉइंट्स काउंट कर लो। हाँ, इसका मतलब जब मैं -3 में 7 पॉइंट्स ऐड करूंगा तो ये तो 4 पे पहुंचूंगा।
तो बेटा ये वो बेसिक नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि टीचर्स शेयर भी करते हैं आपके साथ स्कूल में या कोचिंग सेंटर्स पे। ये बहुत बेसिक नॉलेज है, ये मेरे अपने पर्सनल एनालिसिस हैं, टीच करने का एक वे है बेसिक्स के थ्रू। अगर इस तरह से आप पकड़ोगे बात को, ठीक है, हर जगह पे आई नो ये फॉर्मूला चल रहा है, हर स्टूडेंट के पास ये फॉर्मूला होगा जब एग्जाम में जाएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बट उसके अंदर भी तो कुछ रीज़न होगा बनाने वाले ने क्यों बनाया ये चीज़। ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, तो मेरे पास आने पे आपको क्या बेनिफिट है ना, मैं अपनी नॉलेज क्या शेयर कर सकता हूँ आपके पास। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का रीज़न क्या है, वो ये रीज़न है बेटा कि इसके थ्रू ना ये समझ आ जाता है इस साल कितनी एडिशन हुई है। तो अगर 90 माइनस के थे और वो 180 पॉजिटिव बन जाते हैं तो एडिशन 270 हुई है। इट मीन्स हमारा इस साल का नेट प्रॉफिट कितना है, 270। 270. इट मीन्स यहाँ पर 270 आया होगा इस साल, क्योंकि जो आपका सिलेबस है जिसमें इनडायरेक्ट मेथड है आपके सिलेबस में, इनडायरेक्ट मेथड का मीनिंग है कि आपको पीएल अकाउंट बना के नहीं दिखाया जाएगा, मतलब आपसे मेन चीज़ छुपा ली, आपको बैलेंस शीट दी जाएगी और बैलेंस शीट से आपको ये समझ आएगा जो आपके सामने है, बैलेंस शीट से आपको समझ आ जाएगा जस्ट लाइक ए सीआईडी एपिसोड। एनालिसिस है ना बेटा, एनालिसिस का पूरा सिस्टम ही सीआईडी एपिसोड है, जहाँ क्राइम का सीन, सबसे पहला सीन क्राइम का होता है, क्राइम होने के बाद पूरे 2 घंटे में 3 घंटे में उस क्राइम को एनालिसिस किया जाता है और ये रिजल्ट निकालना होता है कि किसने किया है, क्यों किया और कब किया, कैसे किया। ये 4 क्वेश्चन होते हैं, केस सॉल्व हो गया तो पता चल जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2,70,000 प्रॉफिट आया है, ये छुपा लिया जाएगा आपसे, उसकी बजाय आपको दो बैलेंस दिए जाएंगे 180 और 90,000 का। तो सबसे पहले आपने ये जानना है इस साल कितना प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में बचा था। अभी हम ये नहीं सोच रहे कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ था, बिजनेस को तो प्रॉफिट बाद में आएगा, ये वाला 2,05,000 वाला ये तो बाद में आएगा कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ था। अभी तो हम बहुत पहले स्टेज पे हैं ना, जहाँ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट में बिजनेस के पास प्रॉफिट कितना बचा था। और बचे हुए प्रॉफिट का नाम क्या है, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है बेटा, बचे हुए प्रॉफिट का नाम क्या है, सरप्लस। तो मैंने दो सरप्लस का डिफरेंस लिया, मेरे पास आंसर आ गया। अब और केसेस क्या बन सकते हैं देखें बना के, उल्टा कर दे, एंड में आते आते लॉस हो गया, शुरू में प्रॉफिट था। इतनी क्रिएटिविटी तो एग्जामिनर करता भी नहीं आपके साथ, अगर करे तो भी। आपको पता है कि क्लोजिंग बैलेंस क्या है, नेगेटिव। क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव है, लॉस लॉस का बैलेंस है, ये माइनस स्टैंडर्ड है, फॉर्मूले का माइनस है, और ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव है। इट मीन्स आपको कितना लॉस हुआ, -270. हाँ, इसका मतलब फाइनली लॉस है, इस साल आपको लॉस हुआ था। अब ये वैसे आपको आता नहीं, क्यों नहीं आता, क्योंकि अगर कंपनी के पास लॉस है तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी, किसी को भी, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी ना। तो इसलिए ये केस नहीं आता, बट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि जो पीडीएफ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा उसमें आपको ये सब पढ़ना है, आज स्टडी करना है, क्योंकि उसके ऊपर कोई है ही नहीं चीज़। अगर आपने वो पीडीएफ शेयर मैंने जो शेयर करना है उसको अगर रीड कर लिया बेटा, उसके ऊपर कोई बुक है ही नहीं। तो क्लोजिंग और ओपनिंग का जो डिफरेंस है वो आपको समझना है बस। और केस बन सकता है एक, क्या बनाए केस और, कि दोनों ही नेगेटिव हैं, इसका मीनिंग -90,000 में से माइनस करने हैं -180, 90,000 प्रॉफिट है। इट मीन्स प्रॉफिट था। हाँ, ये आंसर आ सकता है आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। अब आपको ऐसा साइड तो बना के नहीं दी जाएगी, आपको यही दो बैलेंस एज ए नेगेटिव फिगर रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस करके दिखाए जा सकते हैं, जिसका मीनिंग है कंपनी को इस साल 90,000 का सरप्लस बचा था। तो एग्जांपल्स क्लियर है सबको, चलें आगे नंबर 2 पे। Yes, sir. अब हम प्रोफॉर्मा में आते हैं, जहाँ से आपको अब लिखना स्टार्ट करना है थोड़ा सा। अब आपको टारगेट क्लियर हो चुका है कि लेक्चर 2 क्या है। तो बेटा तो ये क्या है,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकालने का कैलकुलेशन है, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे हमारे लिए इस साल प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या बचा था। आपको ऐसे ही लिखना है, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका फॉर्मूला है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। जो हमारे केस में फॉर एग्जांपल आंसर कितना आ गया था, कितना आ गया था, 90,000। कुछ भी चलो 80 90 वट एवर द केस है ना। उसके बाद हम इसमें एक चीज प्लस कर रहे हैं, क्या प्लस कर रहे हैं, रीड करो क्या प्लस कर रहे हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व। Transfer to reserve. क्योंकि जब हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया था तो ये 80,000 कम हो गया था, अदरवाइज ये 80,000 नहीं था। अगर मैंने 10,000 यहाँ लिखता हूँ, अगर मैंने 10,000 भी रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं तो इसका मतलब रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले मेरा प्रॉफिट 90,000 था। क्योंकि हमें तो ये जानना है, हमारा इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि सरप्लस में कितना बचा था, वो तो क्लियर हो गया 80,000। अब हमें जानना है नेक्स्ट नंबर पे कि बिजनेस के पास प्रॉफिट था कितना बांटने से पहले। जैसे बेटा मैं क्या करता हूँ, मैं जब टेम्पल से बाहर निकलता हूँ तो मेरे पास स्वीट्स का बॉक्स होता है, स्वीट्स का बॉक्स होता है, ठीक है। तो मैं बाहर आता हूँ तो बैगर्स को बांट देता हूँ स्वीट्स, लेकिन एकदम से मैं सोचता हूँ कि मेरे पास स्वीट्स थी कितनी, मुझे याद ही नहीं है। मतलब मैंने अगर कभी पेमेंट करनी है उनकी तो मैं हर एक बैगर के पास जाता हूँ और वापस छीन लेता हूँ उनसे स्वीट्स, वापस ले लेता हूँ, मतलब मेरी स्वीट्स वापस कर दो एक बार। मान लो अगर किसी ने खा भी ली तो पूछ लेता हूँ कि भी कितनी आपने मैंने कितना दिया था आपको। मतलब अगर मैं स्वीट्स बांट चुका हूँ, प्रसाद बांट चुका हूँ, तो मैं बैगर से वापस ही ले लेता हूँ, वापस लेता हूँ, मेरा पैकेट फिर से फुल हो जाता है और मैं फिर उसका वेट करवाता हूँ। तो मुझे समझ आता है प्रसाद बांटने से पहले मेरे पास कितना था, उस बॉक्स में कितने पीस लड्डू के थे बांटने से पहले। अब दो तरीके हैं, या तो बांटने से पहले ही चेक कर लो, ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही करते हैं, पहले ही देख लेते हैं कि 1 kg है कि हाफ kg है। पर मेरे केस में मैं पहले देख नहीं पाता, मैं बांट देता हूँ, बाद में बैगर से वापस लेता हूँ, और वो मेरी मेरी एग्जाम्पल होगी। तो मैं वापस ले लेता हूँ, बात तो एक ही है। अगर 10 पीस थे, 2 बॉक्स में बचे हुए हैं, सब बैगर से वापस ले लो और 10 हो जाते हैं, तो समझ गए, हो गए एनालिसिस। तो मुझे समझ आता है वहाँ खड़े होके कि यस मैंने 8 पीस बांटे थे, तो ठीक है मैं वापस कर देता हूँ फिर उनको। पर समझ तो आ गया ना कितने पीस बांटे थे आपने। तो ये इतने सिंपल एग्जाम्पल है। अब ये मैंने ऐसी एग्जाम्पल दी है, सामने अगर बैगर बैठा उसको भी समझ आ जाएगी, ठीक है ना। आप तो स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, अकाउंट स्टूडेंट हो, ये बात रिक्शा वाले को भी समझ आती। मैंने जो बांटा है वो प्लस करना है, क्योंकि मुझे ये जानना है कि बांटने से पहले मेरे पास कितना था। तो ऐड कर दो प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि मैंने वही बांटा है। हाँ इसके अंदर एक पॉइंट है, ये मैं लेटर ऑन आपसे डिस्कस करूंगा कि प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस से प्लस करना है, क्योंकि उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा, और उसके अंदर ये कंटिजेंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। तो वो बताऊंगा उसके ऊपर क्या है। अभी तो फिलहाल अपने माइंड में रखो कि प्रपोज डिविडेंड ऐड करना है, क्योंकि मैंने बांटा था शेयर होल्डर्स को। इंटरिम डिविडेंड भी मैंने शेयर होल्डर को दिया था, वो भी प्लस करना है। वही प्लस करना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने गवर्नमेंट को दिया था, बात समझ आ रही है। Yes, sir. जो भी आपने दिया था, अब आपको समझ आया। देखो बेटा ये जो फॉर्मेट है ये हर बुक में है, कोई बुक ले लो हर बुक में मिलेगा। अब इस फॉर्मेट को समझाने के लिए लाखों टीचर्स हैं, हर टीचर का अपना एक वे आउट होगा। तो मुझे ये लगता है हमेशा कि इस फॉर्मेट को समझाने का अभी तक का, आगे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो मे भी कुछ नई बात बन जाए, पर अभी तक मुझे ये लगता है कि इस फॉर्मेट को समझाने का बेस्ट वे यही है कि स्टूडेंट को बना के दिखा दो, सिंपल।
आपके सामने गर्मा गर्म लाइव मैंने बना के दिखाया है कि ये 80,000 कैसे आया था। अब तो समझ आ गया, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ टेस्ट करता हूँ तो मुझे समझ आता है कि उसमें क्या क्या डाला है किसी ने, फिर मैं उस डिश को खुद बनाता हूँ, फिर समझ आता है कि इसमें क्या क्या डलता है, कितना डलता है इसमें। तो दो ही तरीके जानने के ना, तो खा के या बना के। तो हमने बनाने वाली चीज़ को देखा है, बना के देखा हमने 80,000 कैसे बनता है। तो वो बनता है प्रोविजन फॉर टैक्स को माइनस करके, ट्रांसफर रिजर्व्स, डिविडेंड्स कितने तरह के भी हों, इक्विटी या प्रेफरेंस के, उन सबको प्लस कर दो। तो वापस आते हैं प्रोफॉर्मा में। आपको इतनी सी बात समझाने के लिए अगर इतनी डिटेल में जा रहे हैं हम, तो इसके बाद कोई क्वेश्चन मार्क तो होना चाहिए आपके लिए। अदरवाइज अगर मुझे हार्डवर्क नहीं करना तो फिर सिंपल है, आप बेटा याद कर लो, और आप इतने इंटेलिजेंट हो कि ये 4 पॉइंट्स याद कर लोगे, बट आपके पास वाई का आंसर नहीं होगा। और इंटेलिजेंट वही है जिसको वाई पता है कि ऐड क्यों हो रहा है। ये 4 चीज़ें ऐड होनी है, ये क्लास के 60 स्टूडेंट्स को भी आता है, सबको आता है बेटा ये। लेकिन आपको अगर ये पता है कि वाई, तो कुछ भी नया क्रिएट होगा तो आप आंसर दे सकते हो। ट्रांसफर रिजर्व्स, proposed dividend, interim dividend, provisional tax. Why? Because while appropriating the profits, प्रॉफिट बांटते हुए मैंने ये सब माइनस किया था। अब अगर मैं वापस ले लूँ बैगर से, प्लस कर दूँ, तो ये पता चल जाएगा कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ था। हाँ, कई बार आपको पता है टैक्स रिफंड भी होता है। अगर टैक्स रिफंड हुआ है तो वो किस तरफ आया होगा पीएल के? क्रेडिट साइड। तो इट मीन्स अगर कोई चीज़ यहाँ आई है, पीएल के क्रेडिट से आई है, क्योंकि जब बांट रहा हूँ तो बांटते बांटते हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए। ऐसा होता है ना कि जब हम प्रसाद बांट रहे हैं तो कोई सामने से मिलता है फ्रेंड, वो आपको दे देता है उल्टा, आपके से और प्रसाद और बढ़ जाते हैं क्योंकि उसने भी आपको दे दिया। तो रिफंड ऑफ टैक्स भी हो सकता है कि हम तो बांट रहे थे लेकिन 5,000 रुपीज हमें रिफंड भी आ गया। तो ऑब्वियसली वो 5,000 जो मुझे रिफंड मिला वो इस 80,000 का पार्ट है। अब जब जैसे 5,000 मैं वहां लिखूंगा चेंज हो जाएगा, ये 80 क्या बन जाएगा? 85,000। 85। इसका मतलब ये 5,000 पहले प्लस हुआ है, अब माइनस कर दो। तो दैट्स वाई बेटा रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करना है। और यहीं पर आपको लेनी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्लस और माइनस। प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस या लॉसेस अगर कोई दिए होंगे, जैसे लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ऐसा एक पॉइंट है आपके बुक में, तो वो प्लस कर देना है। माइनस इनकम अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अगर ऐसे हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, तो वो क्या होगा? क्लेम रिकवर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, तो इनकम भी होगी। अगर वो भी हुआ है तो एक्सपेंस पहले माइनस हुआ था, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, वापस चलते हैं उसी पेज पे। सब चीज़ों का आंसर यही है हमारे पास, ये देखो। अब सपोज मैं यहाँ लिख देता टू लॉस बाय फायर, देखो एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, टू लॉस बाय फायर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी, तो ये 15,000 का लॉस भी माइनस हुआ था। उसके बाद 80,000 आंसर आ रहा है, 85,000 आंसर आ रहा है, तो इस 85,000 में 15,000 ऐड कर देंगे। और अगर क्लेम रिकवर हुआ था फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट 12,000 का, तो ये ऑलरेडी प्लस हुआ था। अब 85,000 का आंसर कैसे आया बेटा? 12,000 जो क्लेम रिकवर हुआ था वो प्लस करने के बाद, और लॉस ऑफ फायर जो हुआ था वो माइनस करने के बाद। अब क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, उल्टा मेथड, रेसिप्रोकल, तो वहां लॉस बाय फायर प्लस हो जाएगा और क्लेम रिकवर्ड माइनस हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 2,05,000। तो हमारा फोकस होना चाहिए 2,05,000 पे। हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन इज 2,05,000। अब कोई डाउट है पूछिए। ये सब जो प्लस माइनस हो जाएंगे
तो हमारा पहला आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, फॉर्मेट स्टैंडर्ड है ये, ऐसे ही मिलेगा आपको हर बुक में। उसके बाद जब हम स्टेप 2 में जाएंगे, यहां से हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप 1 तो हम वर्किंग नोट में ही करके लाएंगे, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। स्टेप 2 हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आकर करेंगे, जहां हम लिखेंगे, हाँ जी, क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ कौन से आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। हाँ, क्योंकि अब हमारा टारगेट चेंज होने वाला है। देखिए क्या चेंज होगा टारगेट में। अब मैंने ये एक बार जान लिया, एक बार मुझे पता चल गया कि मेरा इस साल प्रॉफिट कितना हुआ था बांटने के लिए, मेरे पास कितना था बांटने के लिए। बट वो जो 2,05,000 मेरे पास आंसर आया था, वो आंसर कैसे आया होगा, क्या क्या प्लस माइनस करके आया होगा आंसर वो, हाँ जी, यहाँ पर अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मैंने नीचे ले ली, ठीक है ना, नीचे वाले पॉइंट में कवर कर ली वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो भी थी। यहाँ पर दो आइटम्स आएगी, ऑपरेटिंग एंड नॉन नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। या नॉन कैश। जैसे डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, बट वो डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। हम डेप्रिसिएशन किसी को पे नहीं करते, सिर्फ अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंस दिखाते हैं, सो दैट हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाए और हमें टैक्स कम देना पड़े। और डेप्रिसिएशन क्योंकि अलाउड है दिखाना बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये आपके लिए एक लॉस तो है ही है, क्योंकि आपकी एसेट्स कम हो रही है बिजनेस में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो लैपटॉप तो यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे, तो लैपटॉप ओल्ड होता जा रहा है, आपको एक साल टीच करने के बाद इस लैपटॉप की वैल्यू और कम हो जाएगी, तो वो वैल्यू भी तो मुझे आपसे कवर करनी है ना, मैं आपको ही टीच करने के लिए लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। और अगर लैपटॉप नहीं होता मेरे पास तो ऑनलाइन क्लास पॉसिबल ही ना होती, मोबाइल पे कितना समझाते हैं हम आपको। तो ये एक एसेट है इस टाइम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, सीपीयू, सॉफ्टवेयर्स हमारी एसेट्स है, टेंजिबल या इनटेंजिबल्स। जब मैं आपके लिए यूज़ करूँगा तो इनकी वैल्यू कम होगी, या इन्हें फिर से हमें रिचार्ज करना पड़ेगा एक तरह से, फिर से इनके लिए पे करना पड़ेगा। जब इनका ट्रेडमार्क गुडविल राइट खत्म होगा, उनके लिए फिर पे करना होगा हमें, अगेन ऐप चार्जेस पे करने होंगे, आईडी चार्जेस पे करने होंगे। तो हर वो चीज़ मेरी लॉस में जा रही है, एक साल का एक्सपेंस बनती जा रही है। लेकिन अगर वो नॉन कैश है तो, या अगर वो नॉन ऑपरेटिंग है, ये क्या क्या होते हैं नॉन ऑपरेटिंग, अभी आएगा लेक्चर, ये सब मुझे अब प्लस करना है बेटा। अब बोलो सर क्यों करना है प्लस, यस, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ये क्यों प्लस करना है, बिकॉज मुझे यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें हम बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इग्नोर कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए वो, मीन्स हमें यहाँ प्लस माइनस नहीं करने, क्योंकि वो पहले से माइनस है और ठीक है, मुझे उन्हें दोबारा ऐड बैक नहीं करना क्योंकि वो ऑपरेटिंग है। जितनी बिजनेस की ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट इनकम्स हैं वो मुझे प्लस नहीं करनी, वो पहले से प्लस है, ना ही मुझे उनको माइनस करना है अब। तो इस वाले स्टेप को छोड़ दिया जाएगा, इसका कुछ नहीं करना हमें, क्योंकि मुझे बिजनेस के ग्रोस प्रॉफिट पे नहीं पहुंचना। बात समझ रहे हो, अगर मैं अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट में से सब कुछ माइनस या सब कुछ प्लस कर दूंगा, फिर तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, फिर तो हम कहाँ पे रीच करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। वो तो हमारा टारगेट ही नहीं है। हमें नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करने हैं, लाइक गुडविल चैप्टर, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस करनी है। क्यों, क्योंकि इनकम्स पहले प्लस हो चुकी हैं इस नेट प्रॉफिट में, और एक्सपेंसेस इसी नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए माइनस हो चुके हैं। तो अब हम ऐड बैक ही करें ना, जब उल्टा जाएंगे। जैसे मैं को बताऊं 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, अब मैजिक देखो, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, इज इट मैजिक,
क्या यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है? वाई? डाउट है किसी का कि सर जब 10 में से 2 माइनस करते हैं अगर 8 आता है तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम उसी 8 में 2 ऐड कर देते हैं वापस तो 10 आएगा? तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन उठ रहा था तो मैंने आंसर दे दिया। अगर कोई चीज़ पहले माइनस हुई है अब वो प्लस ही तो होगी ना फिर, और कोई चीज़ अगर पहले प्लस हुई है तो वो माइनस होगी, सो दैट हम अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच सकें जहां से हम चले थे। अब होता क्या है, हमारे ट्रेडिंग पीएल जब बनाते हैं तो वहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अलग से दिखाया नहीं जाता, बट ये अलग से एक टॉपिक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमें अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है, इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे या लॉसेस बोल सकते हैं इनको, या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करेंगे। अब उस पर आते हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं। टारगेट क्लियर हो गया? देखो अगर ये पता हो कि कहाँ पहुंचना है तो ये समझ आता है कि कैसे पहुंचना है। फिर हम फॉर्मेट को ना भी याद करें तो भी हमें समझ आएगा। तो देखिए बेटा, अब हमारी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन सी हैं? तो ये कंटेंट मैंने अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी में से लिया है, रिटन बाय डॉक्टर विनोद। तो ये उनकी बुक का कंटेंट है जो हम यूज़ करें अभी अपनी इस वीडियो के अंदर। इट्स वेरी गुड बुक, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हो यू कैन परचेज दैट ऑल्सो। तो अब यहाँ पर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हम लिखने जा रहे हैं। तो पहला क्या है, डेप्रिसिएशन। मैंने आपको समझा दिया, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, ये ऑपरेटिंग तो है नो डाउट, बट ये नॉन कैश है। दूसरा, अगर मैं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कुछ भी इनटेंजिबल एसेट्स की एमोटाइजेशन करता हूँ उससे भी मेरा प्रॉफिट कम होता है। अब ये सारे पॉइंट्स बेटा जो मैंने यहाँ लिखे नहीं, देखो मैंने जब आपको समझाया अपने वे में तो मैंने यहाँ सिर्फ एक वर्ड लिख दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पर इसमें वो सब आते हैं, वो सब यहाँ पर माइनस हुए हैं, ये सब यहाँ माइनस हुए हैं, सब के सब। तो जाके आंसर 2,05,000 आया है। तो अब इन सबको क्या करूँगा, ऐड बैक। Add back. यस, इन सबको हम ऐड बैक करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड बैक कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ क्या क्या दिखाया है, दिखाया तो मैंने वहाँ रेंट भी है, टू रेंट, टू सैलरी, लेकिन वो मुझे ऐड बैक नहीं करने, क्योंकि फिर तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुँचने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प लेते हुए सिर्फ वो सारे पॉइंट्स लेने हैं जो नॉन ऑपरेटिंग हैं। उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंस, अंडर रिटर्न, अंडर राइटर्स का कमीशन, अगर मैंने पीएल में शो किया है, क्योंकि आपको पता है हम ये सब राइट ऑफ करते हैं, याद है ना। शेयर इशू एक्सपेंस क्या हो सकता है, डिवेंचर डिस्काउंट हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू डिवेंचर्स, अंडर राइटर कमीशन अगर वो पीएल के थ्रू राइट ऑफ हुआ है। जैसे वहाँ पे आपको पता है कि पहले एसपीआर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, डिवेंचर चैप्टर कर लिया था हमने, अब हमें शेयर डिवेंचर करने के बाद ही वॉल्यूम 3 समझ आता है। स्कूल्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पहले वॉल्यूम 3 करवाते हैं स्टार्टिंग में। ये कुछ स्कूल्स का, या कह लो कि स्कूल्स का नेम तो नहीं, टीचर्स की बात है, कुछ टीचर्स का ये पर्सनल प्रॉब्लम है, उनकी खुद का एक थॉट प्रोसेस है कि वॉल्यूम 3 पहले करवा दो, प्रोजेक्ट वगैरह का बच्चों को बोल दो। ये तो काम निपटाने वाली बात होगी ना, जिस प्रोजेक्ट की जरूरत हमें फेब में जाके है उसको अप्रैल में क्यों बनवाना। लेकिन उनका थॉट प्रोसेस है, ये गलत है, सीबीएसई के अगेंस्ट है रूल्स के। जब हम वॉल्यूम 3 की बात करते हैं तो स्टूडेंट को शेयर डिवेंचर्स तो आता नहीं है, तो कैसे समझाएंगे एसपीआर क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे समझा सकते हैं उनको। बहुत बड़े कंटेंट्स हैं ये, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। बट अब आप सबने वॉल्यूम 2 कर लिया है तो अब आपको पता है ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। एसपीआर और सीआर में से अगर कवर होता है ये चीज़ फिर तो पीएल में आई नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि जब हमने इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल से कवर किया होगा फिर तो पीएल में आई होगी, अंडर फाइनेंस कॉस्ट, किसी भी अंडर आ जाए। अब तो हमें पॉइंट ही नहीं ना कि सीओई के अंडर आ रहा है, अदर एक्सपेंस में आ रहा है, या डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में आ रहा है, कहीं तो आया ही है ना वो। जहां भी आया है
क्योंकि मैंने जो पीएल अकाउंट आपको दिखाया है बेटा, ये तो मैंने बड़ा ट्रेडिशनल फॉर्म में बना के दिखाया है, बट कंपनी का पीएल तो आपको पता है ना, फॉर्मेट आपको याद है सबको। उसी फॉर्मेट में आपको समझना है कि कोई भी पॉइंट या तो डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन का पार्ट है, फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है, किसी किसी का पार्ट तो है ना वो। तो इसलिए जहां से भी वो है, अगर वो पीएल में आया है तो हमें उसको प्लस करना है, क्योंकि वो आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग है। अगर आपने डिवेंचर होल्डर्स को या बैंक को लोन इंटरेस्ट पे किया है, लोन का सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आपने लोन रीपे किया है तो प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया, क्योंकि पीएल अकाउंट में रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं आता, पीएल अकाउंट में सिर्फ इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अगर आपको फिक्स एसेट्स बेच के लॉस हुआ है, जैसे आपने कोई प्लांट या मशीनरी सेल की और उस पर आपको 10,000 का लॉस हुआ है, तो वो लॉस आपने कहाँ दिखाया होगा, अदर एक्सपेंसेस में दिखाया होगा, तो ऐड बैक करो। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल की है, उस पर लॉस हुआ है, तो उसको ऐड बैक करो। और अगर कोई डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन बनाई आपने, अब ये प्रोविजन ऑपरेटिंग तो है बट नॉन कैश है, ठीक है। तो इनमें से कोई आइटम नॉन कैश है, कोई आइटम नॉन ऑपरेटिंग है, और कोई आइटम दोनों ही है। कोई भी रीजन हो बेटा, चाहे नॉन कैश हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, दोनों में से अगर वो एक भी है तो भी हम प्लस करेंगे। तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि वो नॉन कैश के तौर पे ऐड हो रही है कि नॉन ऑपरेटिंग के, हमें बस ऐड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई चीज नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो कौन कौन सी होती है, आपको एक चीज बताई मैंने, पूरे वर्ल्ड में 3 तरह की इनकम्स हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम, कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, या तो आपको वहां से रेंट आता है, या आपको वहां से इंटरेस्ट आता है, या वहां से डिविडेंड आता है। ये तीनों में से कुछ भी आपको आया है तो वो आपके बिजनेस का नॉन ऑपरेटिंग है। क्या है, नॉन ऑपरेटिंग। तो उनको हम अब माइनस करेंगे, क्योंकि वो पहले प्लस हुए हैं। अब कैसे प्लस हुए हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म में हमें पता है कि हमने उसको पीएल के किस तरह दिखाया होगा, कहाँ दिखाया होगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड दिखाया होगा। चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, या वो ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर है तो दिखा तो दिया होगा हमने यहाँ पे, उसे माइनस यहाँ किया हमने, समझा यहाँ पे हमने, क्योंकि ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली रिवाइज्ड शेड्यूल है, जहाँ पे बोला गया है कि आप ये 5 चीजें, कौन कौन सी, टैक्स, रिजर्व्स, 2 तरह के डिविडेंड्स हैं, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, ये 4 से 5 तरह के आइटम्स को पहले प्लस माइनस कर दोगे, और जो बचेंगी फिर ऊपर प्लस माइनस करेंगे, करना तो वही काम है, प्लस माइनस। और फंडा एक ही है बेटा, इनकम्स माइनस होंगी, एक्सपेंसेस प्लस होंगी, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। अब पूछो सर वाई, मैं एग्जांपल दूंगा, 10 में से 2 माइनस करके जब 8 आता है, तो जब उल्टा चलोगे तो 8 में 2 प्लस होंगे तो 10 आएगा। जब कभी भूल जाओ तो इस बात को याद रखना, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, और हमें नॉन ऑपरेटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एप्रोप्रिएशन सब प्लस करनी है, सो दैट हम वहां पहुंच जाएं जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, कि हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोला मैंने, हमारा फर्स्ट हेडिंग क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश कैश फ्लोज फ्लो, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यस। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दैट्स व्हाई बेटा हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच रहे हैं। तो आई थिंक क्लियर है सबको ये आज की सारी बातें। अब क्योंकि एंड टाइम आ गया है, तो ये जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम से वो माइनस कर दी। इसके अलावा मुझे हो सकता है गेन हुआ हो फिक्स एसेट्स को बेच के, जिसको हम प्रॉफिट भी बोल देते हैं, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ हो, या हो सकता है इस साल मैंने पहले की बनाई हुई प्रोविजन को कम किया हो, उल्टा फिर वो एक गेन हो गया ना आपके लिए, क्योंकि आप प्रोविजन से पैसा निकाल के वापस किसको कर रहे हो, पीएल को कर रहे हो। बात एक ही है ना। इस बात पे नॉर्मली मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा होता क्या है ना, पेरेंट्स पेरेंट्स क्या करते हैं,
पेरेंट्स बच्चों को देते हैं पॉकेट मनी, देते हैं ना, पेरेंट्स से मनी किसको जाती है, बच्चों को। लेकिन कभी भी ऐसा होता है जब मुझे अपने बेटे से बोलना पड़ता है कि बेटा क्या 100 रुपीज़ है तेरे पास, चेंज है, मतलब होता है ना ऐसा कि जब हम कहीं हैं ऐसे पोजीशन में, तो मैं अपने बेटे को बोलता हूँ कि क्या तेरे पास 100 रुपीज़ की चेंज है, बोलता है यस पापा है, तो मैं बोलता हूँ देना 1 मिनट, तो वो थोड़ा सैड तो हो जाता है कि वापस मांग रहे हैं मेरे से पैसा, पॉकेट मनी वापस मांग रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा। अच्छा वो मना कर नहीं पाता क्योंकि सोर्स तो मेरा ही है ना, वो मैंने तो दिया उसको, ऐसे कैसे मना कर देगा, इतना डेयरिंग हो नहीं सकता वो कि नहीं आई विल नॉट गिव यू बैक, उसको देना ही पड़ेगा। इसलिए अगर मैं उसको पैसा दे सकता हूँ तो उसे वापस भी ले सकता हूँ, याद रखना। तो पीएल काउंट हमारा पेरेंट काउंट है बेटा, और जो पेरेंट काउंट है वो हमेशा अगर ट्रांसफर कर सकता है तो कभी कभी वापस भी ले सकता है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनती है, मोस्टली मोस्टली तो बनती है, इंक्रीज होती है, कभी कभी डिक्रीज भी होती है। तो अब ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो ना, इससे ज़्यादा किसी बुक में नहीं मिलने वाला आपको, आपके सिलेबस में तो नहीं है, अगर हो भी तो एज पर +2 CBSE सिलेबस इतने ही पॉइंट्स आपके बनते हैं बेटा। अब इन सब पॉइंट्स को समझने के लिए हमें अगले 3 लेक्चर लग जाएंगे, क्योंकि इनके लिए मुझे आपको करवानी होंगी एडजस्टमेंट्स, तो इसलिए अभी तो इंट्रो चल रही है, इसका कोई अभी होमवर्क नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एडजस्टमेंट्स, मैं आपको वहाँ समझाऊंगा, जैसे टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीनरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, प्रपोज डिविडेंड क्या है, इंटरिम डिविडेंड क्या है, क्योंकि अदरवाइज तो चैप्टर ओवर हो गया। अगर आप यहाँ पहुंच गए हो तो बेटा चैप्टर खत्म है हमारा। तो यहाँ तक पहुंचने का ये हार्ड वर्क है, इसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स को देखना होगा, और वो आपकी 60 इलस्ट्रेशन बन जाएंगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच गया अगर कोई पर्सन, फिर तो सब हो गया काम। आगे तो बहुत ईजी है, आगे ये जो तुम देखोगे ये बहुत ईजी वर्क है बेटा, ये मुझे सिखाने में लगेंगे सिर्फ एक लेक्चर, सिर्फ एक लेक्चर, वो भी पूरे स्टेटमेंट सिखा सकता हूँ, आगे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग मिला के बोल रहा हूँ। तो अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा लेक्चर 2 यहाँ तक फ्रेम था। अब ये सिर्फ 10 मिनट की स्टोरी थी, 10 मिनट्स का लेक्चर था जो 90 मिनट्स में मिला है आपको। रीज़न अब आपको सब समझ आ गया कि अगर इस फॉर्मेट को याद करने की बात आ जाए, शायद अगर कोई टीचर बोले कि बेटा ये फॉर्मेट है, मैंने आपको समझा दिया और याद कर लो, वो गलत है, फिर आपका हार्डवर्क है। लेकिन अभी ये 90 मिनट्स में मुझे लगता है कि आपको 90% तो याद हो गया होगा ये सब चीज़ें, और नहीं भी याद हुई कोई बात नहीं, कौन सा हमें याद करके जाना है एग्जाम में, क्वेश्चन में जब पॉइंट्स आएंगे, हमें अगर ये पता है कि y2 प्लस y2 माइनस, तो पॉइंट सामने होगा, डेप्रिसिएशन प्लस होना है, प्रॉफिट और सेल ऑफ बिल्डिंग माइनस होना है। जब ये प्लस माइनस कर देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, जो यहाँ पे हमारा पीएल बन गया है। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ तक क्लियर सबको, ओके? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में आपके साथ, ये पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ, आपके ग्रुप में डाल देता हूँ अभी, तो आप इसको यहाँ तक स्टडी करना। इसके बाद लेक्चर 3 यहाँ नहीं होगा, ये चीज़ तो हम बहुत बाद में, या इसको भी कवर कर लेंगे लेक्चर 3 के अंदर, यहाँ तक पहुँच जाएंगे एंड तक, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे आपके। तो ये आपका पहला टारगेट है, एंड तक पहुँचना। तो लेक्चर 3 मेरा यहीं से स्टार्ट होगा, आपके डाउट्स अगर होंगे लेक्चर 2 तक बता देना, नहीं तो लेक्चर 3 स्टार्ट होगा। और जो मैंने आपको समझाया वो बेटा अब यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, जिसकी सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, थर्ड, फोर्थ, आपके टोटल 4 से 5 केस बनते हैं, वो मैंने आपको सब समझा दिए हैं, सेम ऐसे ही समझाए हैं। ये थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल से समझा दिया, अब आप रीड कर सकते हो ये पार्ट, ठीक है? उसके बाद बुक के पेज नंबर 5.8 पे कुछ लिखा है रिमेंबर, वो आप समझ सको तो ठीक है, नहीं तो बाद में समझ आ जाएगा। और फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का अभी नहीं करना, ये तो बाद का लेक्चर है, फाइनेंसिंग अभी बाद का लेक्चर है।
और अब हम लेक्चर 3 में यहाँ मिलेंगे। तो लेक्चर 3 में मेरे 2 टारगेट हैं, एक 15-20 मिनट का लेक्चर है जो ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी आगे कैसे बढ़ना है। हमारा एक्चुअल टारगेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं है, अब क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास इसलिए मैं यहाँ पे सस्पेंस छोड़ देता हूँ। हमारा मेन टारगेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं है बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेक्स्ट स्टेज है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, जो लेक्चर 2 ने समझा दिया आपको। लेक्चर 3 में हम वहां तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद लेक्चर 3 में एडजस्टमेंट स्टार्ट होंगी, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके कितने सीन बनते हैं वो सब आपके सामने आएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है डॉक्टर विनोद ने, हम उसको आपके सामने लेके आएंगे। दिस बुक इज रिटन बाय डॉक्टर विनोद। तो ये यहाँ पर केसेस दिए हैं उन्होंने बना के ना, एग्जैक्टली जैसे मैं समझाता था ना केसेस बना के, तो वैसे ये पीडीएफ मुझे मिला है। अब ये नहीं ये है कि टाइम सेव हो जाएगा, अगर ये सब चीज़ें मुझे बनानी हो है ना तो वो टाइम लगता है, बट ये सब आपके सामने बना हुआ है सब कुछ। नहीं तो ऑब्वियसली अगर आप लास्ट ईयर के लेक्चर देखोगे तो उसमें हम ये बना के दिखाते हैं स्टूडेंट्स को, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट सिचुएशन 1 में 2 में 3 में 4 में। तो बट ये एग्जैक्टली मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें सब बना हुआ है, तो हम इसके थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा क्रिएटिविटी रहेगी। तो 5 सिचुएशंस बनेंगी हमारी प्रोविजन फॉर टैक्स की। फिर प्रपोज डिविडेंड का एग्जाम्पल आएगा, मीनिंग आएगा उसका, रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अभी हमने इन सब का एक फाउंडेशन तैयार कर ली अपने दिमाग में कि ये सब प्लस होते हैं, बट अब इनकी ट्रीटमेंट्स कैसे होंगी। प्लस तो होते हैं पर अमाउंट कौन बताएगा, अगर तो अमाउंट बता दूं फिर तो प्लस कर दोगे आप, जैसे मैंने आज किया 10,000 प्लस करने हैं भाई। तो आज हमने ये समझा गॉट इट ना, कि प्लस करना है या माइनस करना है और क्यों करना है, बट इनकी अमाउंट्स कैलकुलेट करना न्यूमेरिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट ओवर हो गया आपका हमारे साथ। अब न्यूमेरिकली हम इनकी अमाउंट्स कैलकुलेट करेंगे कि रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क राइट ऑफ जब होते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, एमोटाइजेशन वाले पॉइंट्स का मीनिंग क्या है, एवरीथिंग इज इन वेरी डिटेल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मीनिंग, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इंटरिम डिविडेंड, रिफंड ऑफ टैक्स, फिर कभी कभी प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाला पॉइंट भी आ जाता है, एसपीआर का ट्रीटमेंट, शेयर कैपिटल डिवेंचर्स, ये सारी एडजस्टमेंट्स है बेटा। टोटल 18 पेजेस हैं हमारे पास यहाँ पर, ये सब कुछ आपका चलेगा अगले 3 से 4 लेक्चर्स में, और तब हम वहां तक पहुंच पाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। तो आई थिंक आपको पूरा सीन क्लियर हो गया होगा 2 लेक्चर्स में कि हमारा चैप्टर क्या चलने वाला है। ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट्स आएंगी, ये जो देख रहे हो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, जो +1 में शायद उन्हें बोल दिया था कि सर हमारे टीचर ने छोड़ दिया, कटवा दिया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं भी नहीं कर रहा, तो अब आपको वो यहाँ पे सफ़र करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम सबको आना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कोई चीज़ भी स्किप करते हो ना आप लोग, बड़े ईजिली हो जाते हैं ना, जो स्कूल में नहीं होता वो आप स्किप कर देते हो। और ये होता है हमेशा +1 के बैच में, वो स्टूडेंट्स क्लासेस लगाते ही नहीं है कि सर हमारे सिलेबस में तो है नहीं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, भी आगे तो होगा, +1 स्कूल के सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में तो है। तो ये सब आएगा एडजस्टमेंट, बट डोंट वरी समझाऊंगा आपको मैं पूरी डिटेल में ये कैसे बनते हैं दोनों अकाउंट। इन दोनों अकाउंट को बनाने से हमें क्या पता चलेगा, डेप्रिसिएशन कितना लगा जो हमें चाहिए ऊपर प्लस करने के लिए, टारगेट वही है, उसी में से पॉइंट बन रहे हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या प्रॉफिट कितना हुआ, जैसे यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग या जो भी हुआ इनको, वो यहाँ से पता चलेगा हमें। बस यहाँ तक हम पहले करेंगे 3 लेक्चर्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला हेडिंग खत्म होगा। फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के लिए मुझे बहुत ईजी है आपके लिए सिखाना, आपको ये टारगेट है। तो ये पीडीएफ आप आज रीड कर सकते हो, होमवर्क में इतना ही है बस, क्लास ओवर करो, एनीथिंग एल्स। गुड इवनिंग सर। ठीक है, आई होप Thank you, sir. सबको समझ आ गया ये। ठीक है, ओके बेटा, वेलकम। Good evening, sir. Thank you. वेलकम बेटा, गुड इवनिंग।